हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 7th NCERT ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 5वां है। यहां पर हम लोग जल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के 71% भाग पर जल विद्यमान है, और जब हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो यह जल की वजह से नीली दिखाई देती है। इसी वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। देखिए, जल जो है हमारे दैनिक क्रियाकलापों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी हमारे जितने भी दैनिक क्रियाकलाप हैं वो जल पर ही निर्भर हैं। चाहे सुबह हम लोग फ्रेश होने जाते हैं, नहाते धोते हैं, उसके लिए भी हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। कपड़े धोने के लिए भी जल की आवश्यकता पड़ती है। अपना जो भोजन पकाते हैं उस भोजन को पकाने के लिए, या फिर भोजन के रूप में जो भी फसलें हम लोग यूज करते हैं उन फसलों को उगाने के लिए भी जल की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग जो घर वगैरह बनाते हैं, गाड़ियां वगैरह अपनी साफ करते हैं, उन सब कामों के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। यानी जल हमारे जीवन का आधार है। अगर जल नहीं होगा तो आने वाला कल भी नहीं होगा। ऐसा आपने सुना होगा। आपने एक रहीम जी का एक बहुत फेमस दोहा है कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना ऊबरे, मोती मानुस चून। तो रहीम जी का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है ये, जो कि पानी की महिमा को बताता है कि पानी को हमें बचा के रखना चाहिए। अगर पानी चला गया, गायब हो गया, तो ना तो मोती उभरेगा, ना मनुष्य उभरेगा, और ना ही हम उससे आटा मार पाएंगे। ऐसे करके उस दोहे का भावार्थ निकल कर आता है। तो पानी की महिमा या पानी की महत्ता रहीम जी ने भी बताई है। तो हम लोग जो जल इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक क्रियाकलापों के लिए, जल लोग इस्तेमाल करते हैं, वो हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। या तो हम इसको जो है हैंडपंप के जरिए, या फिर कुओं के जरिए, या फिर मोटर इत्यादि के जरिए भूमि से निकालते हैं। या फिर हमारे यहाँ जल की सप्लाई जो है नगरपालिका के पाइपों के जरिए, नगरपालिका की जो टंकियां वगैरह होती हैं उनके जरिए सप्लाई होती है। कभी कभी क्या होता है कि जो वर्षा जल होता है, वर्षा जल का हम संचय करके वर्षा जल का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आपके मन में ख्याल आता होगा कि ये जल जो है कभी बादलों के रूप में बरसता है, तो कभी हम इसको ग्राउंड जल के रूप में निकाल रहे हैं। तो ये जल आता कहाँ से है? आकाश में जल ये कहाँ से जा रहा है? ग्राउंड वाटर के रूप में जल ये कहाँ से आ रहा है? ये पूरा का पूरा जो जल है, ये जल का जो प्रक्रिया है, इसको जल चक्र कहा जाता है। यानी जल चक्र के माध्यम से जल जो है अंतरिक्ष में जाता है, जो कि बादलों के रूप में पहुंचता है, और वहां से बरस कर फिर ये जमीन पर गिरता है, और जमीन पर गिरने के बाद फिर ये ग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर होता है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर वही जल चक्र समझाया गया है। जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो है सूर्य है, और सूर्य के ताप की वजह से जो जल है वो लगातार वाष्पीकृत होता है। जल का वाष्पन होता है। जब जल वाष्पित होता है तो ये आकाश में उड़ जाता है। यानी जल वाष्प बनकर आकाश में उड़ जाता है। और जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ऊंचे टेम्परेचर पर ऊंची हाइट पर जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर में गिरावट आती जाती है। तो जब जलवाष्प बन के ऊपर उड़ता है तो ऊपर ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ये ठंडा होने लगता है। जलवाष्प जो है ठंडी होने लगती है। तो ठंडी होने पर ये संघनित हो जाती है। ये ठंडी होने पर जलवाष्प पुनः जल में परिवर्तित हो जाती है और ये बादलों का रूप ले लेती है। जब जल की बूंदें बहुत ज़्यादा भारी हो जाती हैं तो भारी होने पर यह वर्षा के रूप में, या फिर हिम या फिर सहिम वृष्टि, छोटे छोटे ओले या बड़े ओलों के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरती हैं। तो ऐसे करके जल हमें धरती पर प्राप्त होता है। और फिर ये धरती पर जब गिरता है तो धरती के अंदर जो मिट्टी है, मिट्टी से रिस कर नीचे जो ग्राउंड कोटर्स बने हुए हैं, धरती के अंदर कोटर्स बने हुए हैं, उनमें ये भर जाता है। फिर बाद में हम इसको ग्राउंड जल के रूप में, यानी भौम जल के रूप में बाहर निकाल लेते हैं। तो ऐसे करके जल जो है वातावरण में, जल जो है ग्राउंड वाटर के रूप में हमें उपलब्ध होता है। तो पूरा का पूरा ये प्रक्रिया जो है ये जल चक्र कहलाती है। यानी जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। यानी जिस प्रक्रिया के तहत पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है कि महासागरों से जल वायुमंडल में जा रहा है, वायुमंडल से जल जो धरती के बीच में आ रहा है, देन धरती के अंदर जा रहा है, और फिर ये पूरा का पूरा जल जो चक्र चल रहा है, इसको जल चक्र कहा जाता है। हमारी पृथ्वी जो है थलशाला के समान है। थलशाला का मतलब होता है छोटे घर के पौधे रखने का एक कृत्रिम आहता, उसको थलशाला कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारी पृथ्वी पर जो जल की मात्रा है ये हमेशा 71% ही रहती है। ऐसा नहीं है कभी जल की मात्रा 65% रह जाए, 66% रह जाए, ऐसा नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि जल का वितरण असमान हो। तो असमान होने की वजह से कहीं कहीं क्षेत्रों में जल बहुत ज्यादा उपलब्ध है, कहीं कहीं क्षेत्रों में जल उपलब्ध है ही नहीं। लेकिन जल जो है हमारी पृथ्वी पर एक समान मात्रा में ही रहता है। जल हमारे यहाँ जो आज से शताब्दियों पहले जितनी जल की मात्रा थी वही मात्रा आज भी है। ऐसा जरूर हो सकता है कि जो जल हम इस्तेमाल कर रहे हों वो जल दूषित हो जाए, तो दूषित होने की वजह से हम जल की जो मात्रा है कम हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन जल की मात्रा ओवरऑल टोटल जो मात्रा है वो 71% की 71% ही रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अलवड़ जल या फिर मीठे पानी के मुख्य स्रोत नदी, तालाब, सोते और हिमनद इत्यादि हैं।
जिनसे हमें अलवड़ या फिर मीठा पानी प्राप्त होता है। महासागरों और समुद्रों का जल जो है ये लवड़ी है। लवड़ी का मतलब इसमें नमक घुला हुआ है, सोडियम क्लोराइड लवड़ इसमें घुला हुआ है। इसी वजह से हम महासागर या समुद्र का जल सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की अगर लवणता की बात करें तो महासागर की औसत लवणता जो है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। यानी कहने का मतलब ये है कि महासागर के 1000 ग्राम जल में 35 भाग लवणता घुली हुई है। सबसे ज्यादा लवणता जो है पृथ्वी पर इजराइल के डेड सी में पाई जाती है। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है, जो कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा लवणता वाला स्थान है। यानी कि अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि किस महासागर में या सागर में सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है, तो आप बता देंगे इजराइल के मृत सागर में सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। इजराइल के मृत सागर में 340 प्रति लीटर लवणता पाई जाती है, 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता पाई जाती है। और इतनी ज़्यादा लवणता इसमें होने की वजह से यहाँ पर जो जल है वो बहुत ज़्यादा भारी है। और यहाँ पर जब भी कोई व्यक्ति इसमें पानी में उतरता है तो डूबता नहीं है, क्योंकि जल बहुत ज़्यादा भारी है। इसी वजह से इसमें तैराक जो है ऊपर के ऊपर तैरते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जल का वितरण बताया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के 71% भाग पर जल मौजूद है, लेकिन फिर भी आपने पढ़ा होगा कि दुनिया के विभिन्न देशों में जल का संकट बना रहता है। कुछ कुछ देशों में आपने देखी होगी मारामारी रहती है जल को प्राप्त करने की। कुछ देशों में आपने देखा होगा लोग पानी के संकट से जूझ रहे होते हैं। ऐसा क्यों है? इतना ज़्यादा जल होने के बावजूद भी जल की उपलब्धता सीमित क्यों है? उसका रीजन ये है कि जल का जो स्थानिक वितरण है ये एक समान नहीं है। कहीं कहीं पर तो जल प्रचुर मात्रा में है और कहीं कहीं पर तो जल का अभाव है। इसी वजह से आप लोग ये मारामारी देखते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी पर जल वितरण का प्रतिशत बताया गया है। सबसे ज्यादा जल जो है महासागरों के पास है। महासागर जो है संपूर्ण जल का 97.3% होल्ड करते हैं। उसके बाद 2% जल जो है आपका बर्फ छत्रक में, यानी जो आपके ग्लेशियर वगैरह हैं उनमें पाया जाता है। यानी कि महासागरों में सबसे ज्यादा जल है। इसके बाद जो आपके ग्लेशियर्स हैं, बर्फ छत्रक है, उनमें जल पाया जाता है। इनमें 2% जल पाया जाता है। वहीं आपका जो ग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल, इस भूमिगत जल के रूप में 0.68% जल पाया जाता है। झीलों का अलवड़ जल 0.009% पाया जाता है। स्थलीय समुद्र और जो नमकीन झीलें हैं इनमें 0.009% जल पाया जाता है। वायुमंडल में जो जल है वो 0.0019% जल पाया जाता है। और वहीं नदियों में 0.0001% जल पाया जाता है। हम जो जल इस्तेमाल करते हैं उस जल में एक तो भूमिगत जल होता है, यानी जो हम अलवड़ी जल प्राप्त करते हैं उस अलवड़ी जल में जो हमारे आसपास उपलब्ध स्रोत हैं उनमें भूमिगत जल है। वहीं जो आपके आसपास के जो झीलें वगैरह हैं, झीलों का अलवड़ जल वो इस्तेमाल करते हैं। या फिर वायुमंडल से जो बरसात वगैरह होती है वो जल हमारे लिए उपलब्ध होता है, या फिर नदियों का जल होता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मात्रा यहाँ पर 1% से भी कम है। जो हम साफ पानी की यहाँ पे बात कर रहे हैं उसकी मात्रा 1% से भी कम है। और 1% पानी की मात्रा जो है उसका भी वितरण एक समान नहीं है। कहीं कहीं किसी देश में तो जल प्रचुर मात्रा में और किसी देश में तो वो पानी है भी नहीं, पीने योग्य जो मीठा पानी है वो है भी नहीं। इसी वजह से हमेशा जल का संकट बना रहता है। वहीं जो आपके ग्लेशियर्स वगैरह हैं, तो ग्लेशियर्स जो हैं वो मीठे पानी के स्रोत जरूर हैं, लेकिन इन तक हमारी पहुंच नहीं है। इसलिए हम जो ग्लेशियर्स वाला पानी है इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर महासागरीय परिसंचरण के बारे में बताया गया है, यानी ओशियन सर्कुलेशन के बारे में बताया गया है। देखिए जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल के 71% भाग पर महासागर विद्यमान है और बाद बाकी जो 29% भाग है वो हमारा भूमिखंड है, जिस पर हमारे महाद्वीप आते हैं, और 71% भाग में हमारे महासागर आते हैं। तो यहाँ पर महासागर हमारे पृथ्वी पर बड़े भाग में फैले हुए भी हैं। इसके अलावा हमारी पृथ्वी का जितना संपूर्ण जल है उसका 97.2% भाग ये होल्ड भी कर रहे हैं। तो इनमें जो जल विद्यमान है उसमें जो गतियां हो रही हैं उनके बारे में भी जानना हमारे लिए आवश्यक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तालाब या फिर झील का जो जल होता है वो शांत होता है। वहीं आपने महासागरों का जल देखा होगा टीवी वगैरह में, तो आपने देखा होगा कि महासागरों के जल में लगातार लहरें आती रहती हैं। ये महासागरों का जल जो है लगातार गतिमान रहता है, ये कभी भी शांत नहीं रहता है। तो यहाँ पर महासागर की जो जल की गतियां हैं वो यहाँ पर डिवाइड की गई हैं। कौन कौन सी गतियां होती हैं? जैसे तरंगी गति है, तरंग, ज्वार भाटा और धाराएं, इनके जरिए महासागर का जो जल होता है वो लगातार गतिमान रहता है। तो सबसे पहले तरंगों की बात की गई, यानी वेव्स की बात की गई है। देखिए जब समुद्री सतह पर पवन बहती है, यानी हवा बहती है, तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। जितनी तेज पवन बहेगी तरंग उतनी ही बड़ी होती जाती है, यानी जितनी तेज हवा चलेगी महासागर के ऊपर उतनी तेज यहाँ पे तरंग भी उठेगी। तरंग के कारण जो महासागरीय सतह पर जल है वो लगातार ऊपर उठता और गिरता रहता है। कभी कभी क्या होता है कि भूकंप या फिर ज्वालामुखी उद्गार हुआ या जल के नीचे भूस्खलन इत्यादि हुआ, इसकी वजह से महासागरीय जल विस्थापित होता है। इसकी वजह से महासागरीय जल में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं, ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगती हैं।
कभी कभी क्या होता है 15 मीटर तक की ऊंचाई या इससे भी ज़्यादा ऊंचाई की तरंगें उठने लगती हैं। तो 15 मीटर की ऊंचाई से एवं जो तरंगें होती हैं उनको सुनामी कहा जाता है। सुनामी, देखिए सुनामी जो है ये जापानी भाषा का शब्द है और सुनामी का अर्थ होता है पोताश्रय तरंगें, यानी ऐसी तरंगें जो किसी पोताश्रय को या किसी जहाज को नष्ट कर देती हैं, उन्हें सुनामी कहते हैं। तो सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है, कई बार पूछा भी जाता है। और जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा इतिहास में कि भारतीय तटों पर सबसे भयंकर सुनामी जो 2004 में आई थी, तो 2004 के सुनामी से भारतीय सीमा का जो ध्रुव दक्षिणी बिंदु है, हमारी सीमा का जो दक्षिणी बिंदु है वो हमारे मुख्य भूमि पर ना होकर हमारे द्वीप समूह पर स्थित है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। तो हमारा जो दक्षिणी बिंदु है जो कि इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पड़ता है, ये पूरी तरह से डूब गया था। इसके अलावा 2004 की सुनामी ने हमारे जो तटीय राज्य हैं उनमें भी भयंकर तबाही मचाई थी। तो यहाँ पर तरंग के बारे में आपने जान लिया। अब आगे है ज्वार भाटा। तो दिन में 2 बार नियम से जो महासागर का जल है ये ऊपर उठता है और गिरता है, ये ज्वार भाटा कहलाता है। देखिए जब जल सर्वाधिक ऊंचाई तक उठता है और तट के बड़े हिस्से को ये डुबो देता है तो इसको ज्वार या फिर हाई टाइड कहते हैं। जब जल अपने न्यूनतम या निम्नतम स्तर तक आ जाता है या तट से पीछे चला जाता है तो इस प्रक्रिया को भाटा कहा जाता है। ज्वार भाटा आता क्यों है, यानी महासागरीय जल में या सागर के जल में ज्वार भाटा आता क्यों है, तो ये सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आता है। यानी महासागरों में ज्वार भाटा आने के पीछे सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है, इसकी वजह से ज्वार भाटा आता है। यहाँ पर बृहद ज्वार की स्थिति बताई गई कि बृहद ज्वार कब आता है। देखिए पूर्णिमा या फिर अमावस्या के दिन में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो है ये तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय पृथ्वी पर सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं और इस ज्वार को बृहद ज्वार या स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। देखिए जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी या सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा ये तीनों एक सीध में हों तब पृथ्वी पर या महासागरों में हाई टाइड्स आते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े ज्वार आते हैं। स्प्रिंग टाइड्स जिन्हें कहा जाता है, बृहद ज्वार, वो यहाँ पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर लघु ज्वार भाटा कब आता है, जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब यहाँ पर चंद्रमा जो है पृथ्वी के साथ और सूर्य के साथ 90 डिग्री के कोण पर होता है तो यहाँ पर क्या है, सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये विपरीत दिशाओं में लग रहा होता है। तो इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर निम्न ज्वार भाटा आता है। तो ऐसे ज्वार को जो है लघु ज्वार भाटा या नीप टाइड्स कहा जाता है। यहाँ पर उच्च ज्वार के फायदे बताए गए हैं। देखिए उच्च ज्वार जो है वो नौ संचालन में सहायक होता है, यानी कि जब उच्च ज्वार आता है तो समुद्र का जो जलस्तर का लेवल है वो बढ़ जाता है और बढ़ा हुआ जलस्तर का लेवल जो है जहाज को बंदरगाह तक पहुंचने में सहायक होता है। जहाज वगैरह जो बंदरगाह तक आसानी से पहुंच जाते हैं, आसानी से वहां पर अपना लंगर डाल सकते हैं। वहीं जब हाई टाइड आता है, उच्च ज्वार आता है, तो ये मछली पकड़ने में भी इससे मदद मिलती है, क्योंकि उच्च ज्वार के दौरान जो मछलियां होती हैं वो अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं तो मछुआरे उन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। कुछ स्थानों पर जो ज्वार भाटे से होने वाला जो उतार चढ़ाव है, जल में जो उतार चढ़ाव ज्वार भाटे की वजह से होता है, उससे बिजली भी उत्पन्न की जाती है। जैसे हमारे यहाँ जो खंबात की खाड़ी है, कच्छ की गुजरात वाली जो खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और खंबात की जो खाड़ी है, उसमें ऐसे संयंत्र स्थापित किए गए हैं जिससे कि बिजली का उत्पादन यहाँ से किया जा सके। तीसरे प्रकार की महासागरीय जल की गति में महासागरीय धाराएं आ जाती हैं, यानी ओशियन करंट्स आ जाता है। आपकी किताब में, क्लास 7 की किताब में महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण नहीं बताए गए हैं। हम लोग क्लास 11 में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जितना बताया गया उसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जलधाराएं हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि एक निश्चित दिशा में ये बहती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या फिर ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं ये आपकी भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर लाइन के निकट उत्पन्न होती हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा पड़ता है। इस वजह से इक्वेटर लाइन के पास जो है गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं और ये यहाँ से फिर ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। वहीं जो ठंडी धाराएं हैं वो ध्रुवों में या फिर जो उच्च अक्षांश हैं, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध के जो उच्च अक्षांश हैं वहां पर उत्पन्न होती हैं और वहां से ये उष्णकटिबंधीय या फिर निम्न अक्षांशों की ओर ये प्रवाहित होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं, यानी किसी क्षेत्र के वर्षण के पैटर्न को, वर्षा के पैटर्न को, वहां के तापमान को, वहां की जलवायु को प्रभावित करती हैं। जिस स्थान पर गर्म और शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जिन स्थानों पर गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं वहां पर सबसे ज्यादा मछलियों की पैदावार होती है, क्योंकि गर्म और ठंडी जलधारा मिलने की वजह से जो मछलियों का भोजन है प्लैंकटन की संख्या में वृद्धि हो जाती है और प्लैंकटन जो है वो मछलियों का भोजन होता है और मछलियां जो है उस भोजन को करने के लिए उस स्थान पर बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठी होती हैं। तो यही कारण है कि जो
गर्म और ठंडी जलधारा वाले स्थान है जहां पर दोनों जलधाराएं मिलती हैं, वहां पर सबसे बड़े मत्स्य क्षेत्र स्थित हैं। देखिए, आपकी क्लास 7 की किताब में महासागरीय धाराओं का केवल डायग्राम दिया गया है, धाराओं के बारे में डिटेल में चर्चा नहीं की गई है। उस डायग्राम में केवल लाल और नीले के जरिए धाराओं को समझाया गया है। जो लाल रंग के निशान हैं वो गर्म जलधाराओं को डिनोट कर रहे हैं और जो नीले रंग के निशान हैं वो ठंडी जलधाराओं को डिनोट कर रहे हैं। तो ऐसे करके वहाँ पर जलधाराओं के नाम लिख दिए गए हैं, उनके बारे में डिटेल में नहीं बताया गया है। चूंकि हम लोग एनसीईआरटी का अध्ययन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो हमारे लिए हर चीज़ डिटेल में पढ़ना आवश्यक है। तो हमने यहाँ पर कुछ कंटेंट स्टैंडर्ड बुक से कॉपी किया है ताकि आपको महासागरीय धाराओं के बारे में और विस्तार में समझाया जा सके। तो हमने यहाँ पर जितनी भी धाराएं हैं उन सब के बारे में कंटेंट यहाँ पर लिया है और उन सब के बारे में आपको बताएंगे, ताकि जब भी आपके सामने इससे संबंधित कोई प्रश्न आए तो आप उसको गलत करके ना आएँ, उसको आप सही अटेम्प्ट करके आएँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रशांत महासागर की धाराएं, और प्रशांत महासागर की धाराओं में भी सबसे पहले हम लोग उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी इस वाले पोर्शन की जो धाराएं हैं उन धाराओं के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहली धारा है उत्तरी विषुवतीय धारा, जो कि एक गर्म जलधारा है। देखिए, उत्तरी विषुवतीय धारा जो है ये मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से आरंभ होती है और यहाँ से आरंभ होकर ये पूर्व से लेकर पश्चिम होती हुई फिलीपाइन द्वीप समूह तक जाती है। यानी कि ये आपका जो उत्तरी प्रशांत महासागर है, उत्तरी प्रशांत महासागर के पूर्वी साइड में यहाँ से उत्पन्न हो रही है और यहाँ से उत्पन्न होकर ये पश्चिम की ओर जाती हुई फिलीपाइन द्वीप समूह तक ये जाती है। इसके बाद है आपकी क्यूरोसिवो धारा, ये भी एक गर्म धारा है। देखिए, उत्तरी विषुवतीय धारा फिलीपाइन द्वीप समूह के साथ ताइवान और ऊपर जापान, ये ऊपर यहाँ पर ताइवान पड़ रहा है और ऊपर इस साइड में जापान, तो ताइवान और जापान के तटों के साथ लगते हुए उत्तर की ओर बहती है। वहां पर इसको क्यूरोसिवो धारा कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि क्यूरोसिवो धारा जो है ये उत्तरी विषुवतीय धारा का ही अग्रगामी विस्तार है। यानी कि उत्तरी विषुवतीय धारा को आगे चलकर जो है क्यूरोसिवो धारा के नाम से ही जाना जाता है और ये भी एक गर्म जलधारा है। इसके बाद है फिर उत्तरी प्रशांत गर्म प्रवाह, यानी उत्तरी प्रशांत गर्म प्रवाह। जापान के दक्षिण पूर्वी तट पर पहुंचने के बाद जो क्यूरोसिवो धारा है ये प्रचलित पछुआ पवनों के प्रभाव से महासागर के पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है। देखिए, जापान के दक्षिण पूर्वी तट पर जब ये यहाँ पर पहुंच जाती है, यहाँ पर ये पहुंच गई, जापान का दक्षिण पूर्वी तट है, इस साइड में यहाँ पर पहुंच गई, तो यहाँ से जो पश्चिमी पवनें चल रही हैं, पछुआ पवनों का प्रभाव इस पर पड़ता है। तो पछुआ पवनों का प्रभाव पड़ने की वजह से यह धारा जो है पश्चिम से पूर्व मुड़ जाती है। यानी यहाँ से, यानी ये आपका वेस्ट पोर्शन है और ये वाला ईस्ट पोर्शन है, तो यहाँ से ऐसे करके आगे तरफ ये मुड़ जाती है, पश्चिम से पूर्व ये मुड़ जाती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है। इसके कारण इसको जो है उत्तरी प्रशांत गर्म प्रवाह नाम दिया गया है। यानी इसकी वजह से इसको जो है उत्तरी प्रशांत गर्म प्रवाह का नाम दिया गया है। उत्तरी प्रशांत धारा जो है जब उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचती है तो ये दो धाराओं में डिवाइड हो जाती है। यानी जब ये उत्तरी प्रशांत गर्म प्रवाह जो है जब ये पश्चिम अमेरिका के तट पे पहुंचता है तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक तो उत्तर की ओर मुड़ जाती है और फिर से एक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पर एक दो शाखाओं में डिवाइड हो गई है। तो इसकी एक शाखा जो है कैलिफोर्निया धारा के नाम से जानी जाती है, जो कि एक ठंडी धारा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी एक शाखा जो कैलिफोर्निया धारा है, ये वाली जो धारा है जो कि ठंडी धारा है। तो दक्षिण की ओर मुड़ने वाली शाखा जो है कैलिफोर्निया तट के साथ साथ बहती है, इसलिए इसको जो है कैलिफोर्निया की धारा कहते हैं। और ऊपर जो दूसरी वाली धारा गई उत्तर की तरफ, इसको ब्रिटिश कोलंबिया या फिर अलास्का की गर्म जलधारा कहा जाता है। यानी उत्तरी प्रशांत धारा की उत्तर की ओर जाने वाली जो शाखा है जो कि वामवर्त मुड़ जाती है और ये ब्रिटिश कोलंबिया या फिर अलास्का के तट के साथ बहती है, तो इसको जो है ब्रिटिश कोलंबिया या फिर अलास्का की गर्म जलधारा कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे प्रशांत महासागर का आधा पोर्शन इस साइड में दिया गया है और आधा पोर्शन यहाँ पर इस साइड में दिया गया है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हम पहले उत्तरी प्रशांत महासागर की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से क्यूरोसिवो धारा, ठीक है, फिर आगे यहाँ पे उत्तरी प्रशांत अपवाह आप देख पा रहे हैं, इसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक अलास्का धारा और दूसरा कैलिफोर्निया धारा। आप देख पा रहे हैं दक्षिण की ओर कैलिफोर्निया धारा ठंडी धारा है, अलास्का धारा जो है गर्म धारा है। अब आगे है चौथी धारा ओयोसिवो की ठंडी जलधारा। देखिए, यह बेरिंग जलडमरू मध्य से शुरू होकर कमचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली ठंडी जलधारा है। देखिए, ये आपका कमचटका प्रायद्वीप है, ये यहाँ पे बेरिंग जलडमरू है। बेरिंग जलडमरू के बारे में आपने सुना होगा। बेरिंग जलडमरू जो है आपका, ये आपका प्रशांत महासागर को जो आपका आर्कटिक महासागर है उससे जोड़ता है। तो यह बेरिंग जलडमरू मध्य से शुरू होकर कमचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट, कमचटका प्रायद्वीप का जो पूर्वी तट है यहाँ के समीप से स्टार्ट होकर उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी ऊपर से नीचे की ओर, इस साइड से इस साइड की ओर
बहती है और ये ठंडी जलधारा है, क्योंकि ये उच्च अक्षांशों में उत्पन्न हो रही है, इस वजह से ये वाली धारा जो है ठंडी जलधारा है, यानी ओयोसु की धारा एक ठंडी जलधारा है। इसके बाद पांचवी जलधारा है ओखोत्स्क की ठंडी जलधारा, या फिर इसको क्यूराइल जलधारा भी कहा जाता है। देखिए यह जो है ओखोत्स्क सागर से शुरू होकर, रसिया का जो ओखोत्स्क सागर है वहां से शुरू होकर सखालिन द्वीप के पूर्वी तट के साथ बहती हुई जापान के होक्काइडो द्वीप, जापान के जो होक्काइडो, होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू, क्यूशू जो द्वीप है, तो उसके पास ओयोसिवो की जो धारा है उससे मिल जाती है। तो जो ये वाली धारा आप देख रहे हैं ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ओखोत्स्क सागर से स्टार्ट होती है और सखालिन द्वीप से होकर पूर्वी तट के साथ बहती हुई जापान के होक्काइडो द्वीप के पास जो ओयोसिवो की धारा है उसके साथ ये मर्ज हो जाती है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर दक्षिणी प्रशांत महासागर की जो धाराएं हैं उनके बारे में देखेंगे। अब तक तो हमने उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं देख ली, अब दक्षिणी प्रशांत महासागर की जो धाराएं हैं इनके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले है दक्षिणी बृहस्पति गर्म जलधारा। देखिए यह पूर्व में मध्य अमेरिका के तट में पश्चिम से ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है यहाँ तक जाती है, यानी ये भी यहाँ पर स्टार्ट होती है। मध्य अमेरिका का जो पश्चिमी वाला हिस्सा है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी पूर्व से स्टार्ट हो रही है और पश्चिम की ओर ये आ रही है, और ऐसे करके ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तक आती है। ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है यहाँ तक ये आ रही है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा, यानी जो दक्षिणी बृहस्पति गर्म जलधारा है इसका ही अग्रगामी विस्तार जो है ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा है। तो यह पृथ्वी के घूर्णन की वजह से उत्पन्न जो कोरियोलिस बल है इसके प्रभाव से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, यानी दक्षिण बृहस्पति गर्म जलधारा जो है ये कोरियोलिस बल के प्रभाव में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ साथ ये बहने लगती है, यानी ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है इसके साथ साथ ये बहने लगती है। दक्षिणी प्रशांत जलधारा तस्मानिया के निकट, तस्मानिया देखिए, तस्मानिया रीजन आप देख पा रहे हैं, ये वाला रीजन तस्मानियन रीजन है, ठीक है। तस्मानिया के निकट पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा जो है ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है, यानी यहाँ से जो है जो पछुआ पवनें आ रही हैं इनके प्रभाव में आपकी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा आ जाती है। तो तस्मानिया के निकट पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा जो है ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है और ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है, यानी यहाँ से ये पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरह से बहने लगती है और यहाँ से इसे जो है दक्षिणी प्रशांत धारा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पश्चिमी वायु उपवाह की वजह से फिर से मुड़ गई है, जैसा कि आप यहां पर हल्का हल्का देख पा रहे हैं यहां पर। इसके बाद है फिर आपकी पेरू की ठंडी जलधारा, या फिर इसको हम्बोल्ट जलधारा भी कहा जाता है। देखिए जो दक्षिणी प्रशांत धारा है ये दक्षिण के तट पर पहुंचकर दक्षिण से उत्तर की दिशा में, इन दक्षिण के तट पर ही पहुंच गई ऐसे करके, और दक्षिण से फिर उत्तर की दिशा में इस तरह से ऊपर की ओर पेरू के तट के समानांतर बहने लगती है, जो अंत में दक्षिणी बृहस्पति धारा में विलीन हो जाती है। अंत में फिर से ये यहाँ से देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो दक्षिणी प्रशांत जलधारा है ये यहाँ से आगे बढ़ गई है और जो आपका दक्षिण अमेरिका का जो दक्षिणी किनारा है यहाँ पर पहुंच जाती है और यहाँ से फिर ये उत्तर की ओर बढ़ने लगती है। जब उत्तर की ओर बढ़ती है तो ठंडी जलधारा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, गर्म जलधारा जो ठंडी हो जाती है और ठंडी जलधारा होने के उपरांत जो है ऊपर की ओर बढ़ती है और पेरू के तट के समानांतर ही बहने लगती है। पूरे पेरू का जो तट है इसके समानांतर बहने लगती है और पुनः जो दक्षिणी बृहस्पति जलधारा है उसमें जाके मर्ज हो जाती है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ऊपर यहां पर जाके ये मर्ज हो गई है। प्रतिबृहस्पति जलधारा, प्रतिबृहस्पति का मतलब क्या है कि विषुवत रेखा के दोनों ओर उत्तरी और दक्षिणी बृहस्पति धाराओं के द्वारा प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में विशाल जलराशि एकत्र होने से पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रतिबृहस्पति जलधारा का जन्म होता है। प्रतिबृहस्पति का मतलब क्या है कि यहां पर आप देख पा रहे हैं पूर्व से पश्चिम जो गर्म जलधारा है ये प्रवाहित हो रही है, तो इसकी वजह से यहां पर ही आपस में ये फ्लो यहां पर मुड़ता है, फ्लो यहाँ पर आपस में ही यहाँ पर मर्ज होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक प्रतिबृहस्पति जलधारा यहाँ पे उत्पन्न होती है जो कि पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने लगती है। अब देखिए इसके बाद है अटलांटिक महासागर की धाराएं। तो यहाँ पर हमने अभी अटलांटिक महासागर की धाराओं को भी प्रशांत महासागर की धाराओं की तरह दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, यानी एक तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं और दूसरा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। तो यहाँ पर भी आपको वही पैटर्न देखने को मिलेगा जैसा पैटर्न आपने प्रशांत महासागर की धाराओं में देखा था। तो यहाँ पर भी है उत्तरी विषुवतीय गर्म जलधारा। यह जो जलधारा है ये विषुवत रेखा के समीप उत्तर में स्तनमार्गी पवनों के प्रभाव से पूर्व में अफ्रीका के तट से पश्चिमी द्वीप समूह तक बहती है। यानी जो अटलांटिक महासागर का पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा कौन सा होगा, जो अफ्रीका महाद्वीप का जो पश्चिमी तट है वही तो पूर्वी हिस्सा होगा। तो यहाँ से स्टार्ट होकर ये पश्चिम में जो द्वीप समूह पड़ते हैं जिनको वेस्ट इंडीज कहा जाता है, ये वाले जो द्वीप समूह पड़ रहे हैं यहाँ तक ये बहती है। एंटलीज की गर्म जलधारा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के अवरोध की वजह से, दक्षिण अमेरिका का आपका ये वाला दक्षिण अमेरिका है, तो दक्षिण अमेरिका का जो पूर्वी तट है यानी ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से की बात हो रही है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के अवरोध की वजह से जो दक्षिणी बृहस्पति जलधारा है
इसका विभाजन दो शाखाओं में हो जाता है, यानी दो शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। इसकी जो उत्तरी शाखा है, इसकी जो उत्तरी वाली शाखा है, ये उत्तरी विस्वती धारा में मिल जाती है और फिर आगे कैरिबियन सागर में, यानी ये उत्तरी विस्वती जलधारा में मिल गई इसकी एक शाखा, और आगे ये कैरिबियन, ये सागर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कैरिबियन सागर है, यहाँ सी लिख दे रहा हूं मैं, कैरिबियन सागर है, इसमें ये प्रवेश कर जाती है और कैरिबियन सागर से फिर ये मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है। तो इसे जो है कैरिबियन सागर में कैरिबियन जलधारा के नाम से जाना जाता है। इसका एक शेष भाग भी है, यानी इसका एक दूसरा भाग भी यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। इसका शेष भाग पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्वी किनारे, यानी जो आपका वेस्ट इंडीज कहा जाने वाला पश्चिमी द्वीप समूह है, यहाँ पे मैं डब्ल्यू लिख दे रहा हूँ, इसका जो पश्चिमी समूह है, एक धारा तो यहाँ पे अंदर चली गई इस तरह, और एक जो पश्चिमी द्वीप समूह का जो पूर्वी किनारा है इसके समानांतर ही बहती है, यानी इसका शेष भाग पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्वी किनारे पर अंटाइल्स या फिर एंटली धारा के नाम से प्रवाहित होता है। मैं यहाँ पर एक बार मैप में दिखा दे रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए मैं फिर से साफ कर दे रहा हूँ मैप। देखिए एक तो यहाँ पर जो आपकी धारा आई दक्षिणी विस्वती धारा, जो कि उत्तरी विस्वती धारा में यहाँ पे आके मिल गई है, इसका एक पार्ट तो यहाँ पर कैरिबियन जलधारा के नाम से जाना गया और दूसरा पार्ट जो कि वेस्ट इंडीज के पूर्व में बह रहा है, ये एंटलीज या एंटाइल की धारा के नाम से जाना गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। फ्लोरिडा की गर्म जलधारा, देखिए उत्तरी और दक्षिणी विस्वती धारा का कुछ भाग मैक्सिको की खाड़ी में पहुंचता है, यानी जो आपकी कैरिबियन जलधारा है ये आगे चलकर जो है मैक्सिको की खाड़ी में पहुंचती है और खाड़ी से जल की ये धारा जो है फ्लोरिडा के मुहाने से होकर, यानी ये जो है आप देख रहे हो हल्का सा हिस्सा देख रहे हैं, फ्लोरिडा का मुहाना है, यहां से होकर ये बाहर खुले महासागर में निकलती है और यहां पर ये एंटलीज की धारा इससे मिलती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वेस्ट इंडीज द्वीप समूह के पूर्व में जो है एंटलीज की धारा बह रही है, तो वहीं पर ये धारा जो है आकर यहां से मिल जाती है, यानी कि यहां पर जो है जो कैरिबियन जलधारा है वो एंटलीज की जलधारा से मिल जाती है। फ्लोरिडा अंतरीप से यह सम्मिलित धारा संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर बहने लगती है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का जो दक्षिण पूर्वी तट है यहाँ पर ये बहने लगती है और इसे हैट्रस अंतरीप तक फ्लोरिडा धारा के नाम से जाना जाता है और वहां से आगे इसको जो है गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा के नाम से जाना जाता है। यानी हैट्रस अंतरीप से आगे ग्रैंड बैंक, जहां पर लेब्राडोर धारा और जो आपकी गल्फ स्ट्रीम धारा मिलती है वो हिस्सा ग्रैंड बैंक के नाम से जाना जाता है, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं। तो हैट्रस अंतरीप से आगे ग्रैंड बैंक और फ्लोरिडा धारा को गल्फ स्ट्रीम धारा कहते हैं, जो न्यू फाउंडलैंड द्वीप के ग्रैंड बैंक तक इसी नाम से बहती है, यानी न्यू फाउंडलैंड द्वीप समूह यहाँ पे पड़ता है तो यहाँ तक इसी नाम से ये बहती है। इसके बाद है लेब्राडोर की ठंडी जलधारा। देखिए यह जलधारा जो है ये बेफिन की खाड़ी और डेविस जलदमरू मध्य से लेब्राडोर तट के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, यानी ऊपर में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये कहाँ से कहाँ तक बेफिन की खाड़ी से स्टार्ट होकर डेविस जलदमरू मध्य से लेब्राडोर का जो तट है यहाँ तक ये साथ साथ बहती है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है और ग्रीनलैंड के दक्षिणी किनारे पर पूर्वी ग्रीनलैंड धारा से मिलती है। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ग्रीनलैंड का जो दक्षिणी किनारा है यहाँ पर ये पूर्वी ग्रीनलैंड धारा से मिल रही है। उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा, देखिए ग्रांड बैंक से गल्फ स्ट्रीम, जो आपका ग्रांड बैंक वाला ये वाला क्षेत्र है, यहाँ से गल्फ स्ट्रीम जो है ये पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाती है और पछुआ पवन के प्रभाव में आने की वजह से पूर्व की ओर मुड़ जाती है। यहाँ से पछुआ पवनें चल रही हैं, इनके प्रभाव में आ जाती है और ये पूर्व की ओर मुड़ जाती है और अटलांटिक महासागर के आर पार ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में बहने लगती है। अटलांटिक महासागर प्रवाह को पार करके ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में बहने लगती है और यहाँ से फिर इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं, एक ऊपर की तरफ निकल जाती है और एक नीचे की तरफ चली जाती है। तो ऊपर की तरफ जो शाखा जा रही है वो नॉर्वे की गर्म जलधारा है। ये अटलांटिक महासागर के पूर्वी भाग में पहुंचकर जो उत्तरी अटलांटिक धारा है ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उत्तरी अटलांटिक धारा जो है दो पार्ट में यहाँ पर ये डिवाइड हो गई है। इसकी एक शाखा जो है नॉर्वे की गर्म जलधारा है, यानी इसकी मुख्य धारा जो है ब्रिटिश द्वीप समूह से होते हुए नॉर्वे तट तक पहुंचती है और यहाँ इसे नॉर्वे की धारा कहते हैं। ये ब्रिटिश द्वीप समूह से होते हुए कहाँ तक जा रही है, नॉर्वे तक जा रही है, तो इसको जो है नॉर्वे की धारा कहते हैं, जो कि एक गर्म जलधारा है। वहीं कनारी की ठंडी जलधारा, यानी यहाँ से फिर से ये दक्षिणी की ओर मुड़ जाती है और जो अफ्रीका वाला पोर्शन है, अफ्रीका के पश्चिमी भाग में, अफ्रीका के पश्चिमी भाग में बहने लगती है, पश्चिमी भाग के समानांतर बहने लगती है। ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की दूसरी शाखा जो है दक्षिण की ओर मुड़कर कनारी द्वीप तक पहुंचती है और यह अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर जाती है, यानी ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर जाने की वजह से ये ठंडी हो जाती है। अब देखिए इसके बाद आ जाती हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं। तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा भी जो है ये अटलांटिक महासागर के पूर्वी हिस्से से निकल रही है, यानी कहने का मतलब यह है कि अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम से यहाँ से धारा स्टार्ट होती है ये, और जब ये धारा जो है
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में पहुंचती है तो अवरोध होने की वजह से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इसका जो उत्तरी वाला हिस्सा है ये ऊपर उत्तरी अटलांटिक या उत्तरी बृहस्पति गर्म जलधारा उसके साथ मिल जाता है, और इसका जो दक्षिणी वाला हिस्सा है ये ब्राजील की गर्म जलधारा के रूप में ब्राजील के तटों के समानांतर बहने लगता है। तो यहाँ पर वही सब चीजें बताई गई हैं कि यह धारा विषुवत रेखा के दक्षिण में उसके समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अग्नि जलधारा जो है ब्राजील की गर्म जलधारा है, इसकी उत्पत्ति जो है दक्षिण बृहस्पति गर्म जलधारा के विभाजन से होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दक्षिण बृहस्पति जलधारा जो है इसका विभाजन हो गया, इसकी जो दक्षिणी शाखा है ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है जो कि ब्राजील गर्म जलधारा के नाम से जानी जाती है। अगला है फॉकलैंड की ठंडी जलधारा। देखिए फॉकलैंड की ठंडी जलधारा जो है ये दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट के साथ साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। नीचे से आप देख रहे हैं यहाँ से बहना स्टार्ट करती है और दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, और बीच में आकर यहाँ पर ब्राजील की जलधारा और जो फॉकलैंड की जलधारा है यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर मिलने की वजह से दोनों गर्म और ठंडी जलधाराएं जब मिलती हैं तो यहाँ पर घना कोहरा यहाँ पर बनता है। यानी जब दो जलधाराएं जिनमें एक गर्म हो एक ठंडी हो या आपस में जब मिलेंगी तो वहां पर घना कोहरा और वहां पर प्लैंकटन की संख्या में वृद्धि देखी जाएगी। इसकी वजह से वहां पर मछलियां सबसे ज्यादा पकड़ी जाती हैं। इसके बाद है दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। देखिए तीव्रगामी जो पछुआ पवनें हैं इनके प्रभाव से ब्राजील धारा और जो फॉकलैंड की धारा है इसका संयुक्त जल पश्चिम से पूर्व की ओर ड्रिफ्ट के रूप में बहने लगता है। देखिए यहाँ पर जब मिल रही हैं दोनों धाराएं, ये फॉकलैंड की धारा जो आ रही है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में, और ऊपर से यहाँ पर ब्राजील की धारा आ रही है, तो दोनों धाराएं यहाँ पर मिल रही हैं। इधर जो पश्चिमी हवा का रुख है वो भी इस पर प्रभाव डाल रहा है, तो इसकी वजह से दोनों धाराएं संयुक्त धारा के रूप में मिल जाती हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर यानी इस साइड से साइड की ओर ये चलने लगती हैं। इसे दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह या पछुआ पवन प्रवाह या अंटार्कटिक प्रवाह आदि नामों से जाना जाता है। यानी इसको जो है दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह या पछुआ पवन प्रवाह या फिर अंटार्कटिक प्रवाह के नाम से जाना जाता है। अब इसी में आगे आ जाती है बेंगुला जलधारा। देखिए यह जो है ठंडी जलधारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दक्षिण अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है तो पश्चिमी तट के सहारे उत्तर में प्रवाहित हो रही है। वास्तव में ये वाली जो जलधारा की बात हो रही है ये जलधारा जो है दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह का ही अग्रगामी विस्तार है ना। तो यह जलधारा जो है आपकी बेंगुला वाली जो जलधारा है ये जलधारा जो है ठंडी जलधारा है, और यह जलधारा जो है कालाहारी मरुस्थल की उत्पत्ति के कारकों में से एक है। देखिए कालाहारी मरुस्थल जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, तो कालाहारी मरुस्थल के बनने के पीछे बेंगुला जलधारा ही है। देखिए अब है हिंद महासागर की धाराएं, और हिंद महासागर की धाराओं में भी पहली धारा जो है वो उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा है। देखिए शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं जो हैं स्थल से जल की ओर चलती हैं। यानी शीत ऋतु में जो उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं जो हैं उत्तर पूर्व से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं इस साइड से आने वाली जो मानसूनी हवाएं जो हैं ये स्थलखंड से जलखंड की ओर चलती हैं, और ये यहाँ से जब जलखंड की ओर चलेंगी तो यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है, इधर आपका सोमालिया वाला रीजन पड़ता है, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर इनका प्रभाव रहता है। तो पूर्व से पश्चिम का प्रभाव रहने की वजह से यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा चलती है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रीजन तक उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा शीत ऋतु में चलती है। इसके बाद है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी धारा। देखिए ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव में जल का जो प्रभाव होता है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होने लगता है, यानी इस साइड से इस साइड की ओर होने लगता है गर्मी के मौसम में, और यह धारा जो है अफ्रीका के पूर्वी भाग में उत्पन्न होकर पूर्वी दिशा की ओर बहती हुई अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। यानी कि यहाँ पर अफ्रीका के पूर्वी तट पर उत्पन्न हो रही है, लेकिन फिरेल के नियम के अनुसार ये उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है, तो ऐसे करके ये दाईं ओर मुड़ने की वजह से अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में ये बहने लगती है, तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा के नाम से जानी जाती है। दक्षिणी विषुवतीय धारा। देखिए दक्षिणी हिंद महासागर में मानसूनी हवाओं के मौसमी परिवर्तन का प्रभाव धाराओं पर अत्यंत कम होता है, और यह धारा जो है ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका के तटों के मध्य पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये साउथ इक्वेटोरियल वाली जो आप धारा देख रहे हैं दक्षिणी विषुवतीय धारा आप देख रहे हैं, ये कहाँ से कहाँ तक बह रही है, पूर्व से लेकर ये पश्चिम की ओर इस तरह से बह रही है। इसके बाद है मोजाम्बिक की गर्म धारा, जो आपका दक्षिणी विषुवतीय धारा है इसकी एक शाखा जो है मोजाम्बिक चैनल, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक शाखा जो मोजाम्बिक चैनल के सहारे होकर बहती है, और ये जो है ये मोजाम्बिक धारा के नाम से जानी जाती है। एक अगली धारा जो है ये है मेडागास्कर की गर्म धारा। तो मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट पर बहने वाली जो दक्षिणी भूमध्य रेखी धारा जो है या दक्षिणी विषुवतीय धारा जो है इसकी दूसरी शाखा को मेडागास्कर धारा के नाम से जाना जाता है। यानी इसकी एक शाखा जो है मोजाम्बिक चैनल से होकर गुजरती है और दूसरी शाखा जो है मेडागास्कर द्वीप के साइड से होकर गुजरती है, मेडागास्कर द्वीप के पूरी तट से होकर गुजरती है।
तो मेडागास्कर द्वीप के पूरी तट से गुजरने वाली जो शाखा जो है उसको मेडागास्कर गर्म जलधारा कहा जाता है। अगुलहास गर्म धारा, देखिए मोजाम्बिक धारा और जो मेडागास्कर धारा है ये मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण में मिल जाती हैं। ये दोनों धाराएं जो है मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण में मिल जाती हैं और यहाँ से संयुक्त रूप से प्रवाहित होती हैं और इन दोनों की संयुक्त धारा को अगुलहास धारा कहा जाता है। यानी यहाँ पर ऊपर जाकर ये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये इस साइड से एक और ये धारा यहाँ पे मिल जाती हैं और इन दोनों की संयुक्त धारा को अगुलहास धारा का नाम दे दिया जाता है। और ये जलधारा जो आगे चलकर पछुआ पवन के प्रभाव में मिल जाती है, यानी इस पर भी पछुआ पवन का प्रभाव पड़ता है। तो पछुआ पवन के प्रभाव की वजह से ये पश्चिम की ओर फिर से पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ बताया गया पछुआ पवन प्रभाव में कि यह धारा जो है हिंद महासागर के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पछुआ पवन का प्रभाव पड़ा, ऐसे करके यहाँ पर पछुआ पवन प्रभाव बन गया और फिर से ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ही पहुंच गई। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचने पर वहां पर ये ठंडी जलधारा बन जाती है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा, तो पछुआ पवन की एक शाखा जो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में बहती है, एक शाखा जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में इस तरह से बहती है और दूसरी शाखा जो है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ जाती है। देखिए एक शाखा तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में बह रही है इसकी, ठीक है, पश्चिमी पवन प्रवाह की, और एक शाखा जो है उत्तर की ओर मुड़ गई और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम की ओर पश्चिम के तट के सहारे बह रही है ना। तो यहाँ पर उसे जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो आज की बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।